हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, शून्यक क्या है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो धैर्य बनाकर देखिएगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए, बहुपद यानी कि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। बहु मतलब ज़्यादा, पद मतलब टर्म, यानी कि ये टर्म से मिलकर बहुपद बनता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 4x + 5y, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तब हम देखेंगे कि ये क्या है। ये वाला जो टर्म है ये हमारा क्या है। ये जो होता है चर होता है। इसको क्या बोला जाता है? चर। यानी कि इसका मान वेरिएबल रहता है। इसका मान जो है बदल जाता है, स्थिर मान नहीं रहता है। ठीक है। और इसके साथ में y है, यह भी वेरिएबल है यानी कि चर है। तो जो बदल जाता है उसको चर बोला जाता है। मान लीजिए कि बराबर 3, ये जो है ये कोई समीकरण है। ठीक है। तो इसमें x का जो मान होता है चर होता है, y का मान जो होता है चर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2x + 4y इस तरह का है। तो मान लीजिए कोई भी x y z भी हो सकता है। मान लीजिए कि 2z। ये सब क्या है? ये जितने भी संख्या x है, y है और z है, ये क्या है? सब के सब चर हैं। ठीक है। आप लोग चर का मतलब समझ गए कि चर क्या होता है? जो बदल जाता है, जिसका मान स्थिर ना हो उसी को चर बोला जाता है। अचर क्या होता है? अचर के बारे में भी आपको जानकारी होगी। अचर जैसे 1 2 3 3/4 या बटा में कोई भी संख्या, यानी कि x y z से इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इसको हम अचर बोलते हैं। जैसे 22/7 पाई, ये सब क्या है? ये सब के सब अचर हैं। अचर यानी कि कांस्टेंट, इसका मान बदलता नहीं है। ठीक है। तो हम चलते हैं। चर अचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। अपना जो टॉपिक है बहुपद, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बहुपद कैसे हम पहचानेंगे कि बहुपद कौन सा है, कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद को कैसे पहचाना जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैसी बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात, यानी कि चर क्या होता है आप लोग समझ गए। चरों की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, जो 0 1 2 3 होता है वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या हो। ठीक है। वैसी बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। वैसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। चरों की घात, समझ रहे हैं? ये चरों की घात मतलब पावर होता है। पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ये जो होता है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो हो गया पूर्ण संख्या है। अगर मान लीजिए कि कोई बीजीय व्यंजक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे। मान लीजिए कि 4x² है, 5x है, मान लीजिए कि 3 है, 3 मान लेते हैं, +3। तो ये जो टर्म है 4x², 5x और ये 3 है, ये 3 टर्म है यानी कि 3 पद है। इसको हम संबंध स्थापित कर देते हैं, प्लस में या माइनस में, कुछ भी लिख सकते हैं। जब ये मिल के एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक है। इसी को हमको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या हो। मान लीजिए कि ये चर है, x क्या है? एक चर है यानी कि वेरिएबल है। तो इसका देखिए घात इसका क्या है? ऊपर जो पावर लगा है 2 है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ भी x है। ठीक है। तो यहाँ इसका घात कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 भी हो सकता है। मान लीजिए कि x के जगह पर कोई और भी संख्या हो सकता है। ठीक है। इसी को
क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक। वैसी बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या हो, वैसी बीजगणितीय व्यंजक की बहुपद व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए। और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। जो x का मान होता है, इसमें चर क्या है? x है, तो इसको पॉलिनोमियल x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ x का जिक्र है तो x लिख सकते हैं। पी वाई भी हो सकता है, तो पी वाई लेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2y² हो गया प्लस माइनस 4y + 3। इस तरह से कोई भी चर का जो हो सकता है, y z ये सब हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि बहुपद कौन है। पूर्ण संख्या के अलावा कोई दूसरा संख्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या हम इसको बहुपद बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे इसको? क्या इसको हम बहुपद बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि यहाँ पर 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि ये परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। कोई भी चर का घात जो होता है पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये नहीं होगा। या कोई भी मान नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या के छोड़ के नहीं हो सकता है। 1/2 ये सब दशमलव वाला मान ये नहीं हो सकता है, तभी हम इसको बहुपद बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मान लीजिए कि ऐसे हम लिख देते हैं x + 1/x, तो ये क्या है? बहुपद इसको बोलेंगे? इसको भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + x नीचे है तो x ऊपर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है, धनात्मक मान होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इस तरह का जो बटे में होता है, जो चर जो बटा में होता है, y हो कुछ भी हो z हो, जब ये बटा में आता है तो वो बहुपद नहीं होता है। आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इस तरह से आप लोगों को पहचानना है कि बहुपद किसे बोलेंगे, बहुपद किसे नहीं बोलेंगे। ये सब बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, इस तरह का बहुपद नहीं है। ये सब है, इसको बहुपद बोल सकते हैं, क्योंकि इसका घात जो होता है, चर का घात जो है ये पूर्ण संख्या है, तो इसको हम बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि एक पदी बहुपद कैसा होता है? एक पदी नाम से स्पष्ट है कि एक पद होना चाहिए, ठीक है। एक पद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2x² है, 4y है, ठीक है, 2t है। इस तरह का जो मान है, एक टर्म है इसमें, देखिए एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो इसको एक पद ही बोलेंगे। ये दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, दूसरा पद नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? एक टर्म वाला है तो एक बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर द्विपदी किससे बोला जाता है? जिसमें दो पद हो। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो पद होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2x + 3, इसमें कितना पद है? 1 और 1 2, ये हो जाएगा। इस तरह का कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें दो पद है तो इसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक। अब इसको त्रिपदी किसको बोलेंगे? जिसमें तीन पद हो, जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पर तीन पद हो, 3x² + 4x - 3, कुछ भी हो सकता है, तो इसको तीन पद में है डिवाइड, ठीक है। 1 2 3, इसमें तीन पद हैं तो इसको त्रिपदी। तो हम लोगों को इतना जानना जरूरी है, ठीक है। जितना पद ज़्यादा रहेगा उसको लिख देना है। मान लीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको आ सकता है कि ऐसा दे देगा, बोलिए कि इसमें कितना पद है, तो आपको पता रहेगा ना, तब ना टिक मारिएगा। इसमें कितना पद है? 2 है। इसमें कितना पद है? 3 है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। अब चलिए, अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बहुपद के घात के बारे में। बहुपद के घात क्या होता है? इसको घात को डिग्री बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि बहुपद के घात, मान लीजिए कि कोई बहुपद है, मान लीजिए कि x वाला कोई बहुपद है, 2x² + 4x + 3। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कि px है, यहाँ पर 2x + 3, या py है, तो मान लीजिए कि 2y 2 + 3y + 2, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह का हम देखेंगे बहुपद के घात,
यानी कि इसमें देखेंगे कि बहुपद के जो घात होता है, जो अधिकतम घात होता है, ये कौन सा है। देखिए ये जो घात 2 लगा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पूछ देगा कि इस बहुपद का घात क्या है, पूछ देगा, तो हम सबसे पहले जो अधिकतम घात होता है, जिस चर का अधिकतम घात होता है उसी को लिख लेंगे। तो इसका घात कितना है, यानी कि डिग्री कितना है इसका डिग्री 2 है, ठीक है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। जिसका अधिकतम घात 2 रहता है तो उसका घात वही लिख दिया जाता है, ठीक है। और इसका घात बोलिए क्या है, तो चर का घात देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात क्या है, डिग्री या घात क्या है, 1 है, ठीक। और इस पर चलेंगे, इसका क्या है, इसका घात डिग्री क्या है, 2 है। इस तरह से पहचानेंगे। अगर 3 रहेगा यहाँ पर, मान लीजिए कि 3 है तो यहाँ पर 3 घात होगा, ठीक। इस तरह से घात को हम पहचानेंगे। सबसे ज़्यादा घात जिसका रहेगा वही, और मान लीजिए घात पूछेगा, मान लीजिए कि ये बहुपद दे दिया, पूछेगा इसका घात बताइए, तो बता सकते जिसका अधिकतम घात होता है वही वाला बताना है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसको भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसका हम मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है, मान लीजिए कि 2x² 4x + 3 है, ठीक है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हम p के x के जगह पर कोई भी मान रख सकते हैं। मान लीजिए कि 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2x के जगह पर 1 रखे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर x है तो 1 + 3, इसका वैल्यू कितना आया, 1 स्क्वायर का 1 2 हो गया, 4 1 में गुना करेंगे +4 + 3, तो इसको जोड़ देंगे, 4 2 6 3 9, हमारा बहुपद का मान कितना आ गया, 9 आ गया। इस तरह से कुछ भी बहुपद हो सकता है, कुछ भी मान रखना है तो इस तरह से मान रख के इसका वैल्यू निकाला जाता है। समझ में आ गया। मान लीजिए कि कोई y वाला पॉलिनोमियल है, तो देखेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 2y² 3y + 5, इस तरह से, तो हम क्या लिखेंगे, y के जगह पर मान लीजिए कि कोई मान रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे, फिर 3 है, y के जगह पर 2 लिखेंगे +5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 दूनी 6 होता है, +5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 6 + 5 8 6 14 14 5 19, इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे बहुपद का, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। चलिए आगे, चलिए यहाँ पर बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुपद के शून्यक यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक चर का वह मान, यहाँ पर याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, यानी कि वैसा मान लेंगे कि पूरे बहुपद शून्य में बदल जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 6x - 12। अब यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे कि पूरा 0 हो जाए, तो x का कौन सा मान रखेंगे कि 0 हो जाए, तो 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे, अब माइनस कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया, ये 0 आना चाहिए। शून्य का मतलब है कि वैसा मान रखना है जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, ठीक है। एक ये तरीका है कि मान अपने से रख के बनाया जाता है, एक गुणनखंड का तरीका होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है
3 कोई बहुपद है 3x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे पास है। तो मान लीजिए कि हम 0 के बराबर करना है, तो हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। 3x² 7x प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से इसका गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो कैसे होगा। मान लीजिए गुणनखंड विधि से हल करने के लिए ये अंतिम वाला और शुरू वाला को गुना किया जाता है, तो कितना होगा 3 का 9x²। अब ये इसको फैक्टर में तोड़ना है कि 9x कैसे आए, इसको जोड़ने या घटाने पर कैसे भी करके 7x, इसमें मान का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और दोनों संख्याओं का जो गुणज होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, कोई संख्या है, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसको गुना कर रहे हैं, इसको दोनों को गुना करेंगे तो 12x² आएगा। ठीक है, 12x² आएगा। और हमको 7x को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 12x आए या जोड़ने या घटाने पर 7x आए, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या कर सकते हैं हम, 3x² प्लस 3x अब प्लस 4x अब प्लस 4 है। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3x है अब प्लस 4x है, तो 4 3 7 हो गया, मान में कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। शून्यक कैसे भी निकाला जाता है। शून्यक जो होता है x का मान होता है, x का वैल्यू कितना होगा कि ये पूरा को 0 बना दे, उसी को शून्यक बोला जाता है। तो ये दो जो है सेम है, इसको एक बार लिखा जाता है, और ये 3x प्लस 4 को गुणनखंड में लिखा जाता है, फैक्टर में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए इसका x का वैल्यू कितना होगा, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 4 बराबर 0। इस तरह से निकाल दिया जाता है। x प्लस 1 है, 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि एक शून्यक हमारा -1 आ गया। और एक शून्यक यहाँ पर निकाल लेते हैं 3x, 4 को उधर भेज देते हैं माइनस, यहाँ पर x बराबर -4/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शून्यक हमें प्राप्त होगा। अगर हम इसको x बराबर -1 में रखेंगे, आप लोग रखिएगा इसमें, तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रखिएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, या x बराबर -4/3 रखिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में कम से कम 2 शून्यक अधिकतम आ सकता है। ठीक है, 2 शून्यक आ सकता है, एक भी आता है लेकिन अधिकतम 2 शून्यक आता है। और रैखिक के समीकरण है जिसका पावर 1 होता है, उसे रैखिक बोला जाता है, इसको भी हम समझाएंगे। तो रैखिक जिसका पावर 1 होता है, तो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही शून्यक होता है। मान लीजिए कि 2, यहाँ पर 2 के अलावा कोई संख्या नहीं रह सकते हैं, ये 2 रखेंगे तभी ये 0 आएगा। ठीक है, तो रैखिक जो होता है, रैखिक बहुपद जो होता है उसका एक ही शून्यक होता है, और द्विघात बहुपद जो होता है उसका अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसमें शून्यक 3 होते हैं, अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, 3 से छोटा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होता है, तो बहुपद के प्रकार होता है, एक हम लिखेंगे, एक होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, इसका क्या डिफिनीशन होता है, वैसी बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 3x प्लस 6 है, तो ये क्या है, इसका घात कितना है, मिनिमम घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप कैसे प्रदर्शित किया जाता है,
ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकता है। इसका व्यापक रूप पूछ देता है, द्विघात का, त्रिघात का, रैखिक का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax + b, ये क्या है 3 है, x का गुणक है 3, b के जगह पर 6 होगा। इस तरह से हम रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। ठीक है। a और b क्या है, a और b वास्तविक संख्या होता है, a और b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। समझ में आया। और ए का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर मान लीजिएगा 0 रख दीजिएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, इसमें चर का मान ही नहीं रहेगा। तो इसको रैखिक कैसे बोल सकते हैं, चर का घात 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 नहीं आएगा, 0 बना देगा। तो इस तरह से नहीं होगा। a ≠ 0, एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब रैखिक बहुपद हो गया। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वह बहुपद जिसका घात 2 हो। ठीक है, वह बहुपद जिसका घात कितना हो, जिसका घात 2 हो। ठीक है, उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 2x² + 7x + 6, यह क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर भी a ≠ 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये तो घात खत्म हो जाएगा, इसका घात जो 2 है ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए a ≠ 0 होना चाहिए। और व्यापक रूप ये होता है, ये 1 नंबर में आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। समझ गया कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अब चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद, इसका क्या होता है, जिसका घात जिस बहुपद का घात 3 हो उसको क्या बोला जाता है, त्रिघात बहुपद। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 3x³ - 7x + 6 है, ये कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसका घात 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे x² रहेगा, 6x + 2, ये घटते जाता है। ठीक है, तो इसको व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। समझ में आया, इस तरह से होता है। यह व्यापक रूप है, यहाँ भी a ≠ 0 होता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू 7 है, -7 है, b का वैल्यू -7 है। x² का गुणांक होता है त्रिघात में b, और यहाँ x का गुणांक c होता है। यहाँ पर देखिए 6 क्या है, ये c है, और d क्या है, ये 2 है। इस तरह से तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद। समझ में आया, ये हो गया त्रिघात बहुपद। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।